हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम आने ही वाला है, मतलब आ ही गया ऑलमोस्ट। तो आपने अगर तैयारी नहीं की है तो ये आपके लिए एक कंप्लीट सिलेबस होगा, जिसमें मैं आपको जितने भी टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए अपने चैनल पे उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे बैम्बू ब्रिज क्या होता है। बैम्बू ब्रिज यानी बांस का जो पुल बनाया जाता है वो कहाँ पे बनता है और क्यों बनाया जाता है। तो बैम्बू ब्रिज वहाँ पे बनता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश जहाँ पे होती है वो असम में है। असम में जो होता है वहाँ पे बांस के घर भी बनाए जाते हैं 3-4 फीट उसकी ऊंचाई पर। तो इसलिए यहाँ पे बैम्बू ब्रिज बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और बारिश की वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है या पानी होता है वो घुटनों तक हो जाता है हर जगह। एंड जिससे वजह से क्या होता है, जो बस होती हैं, जो व्हीकल्स होती हैं, वो डोर टू डोर नहीं जा पाती हैं। और बच्चे क्या है कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं, तो वो इस बैम्बू ब्रिज के थ्रू ही जाते हैं, यानी बांस के ब्रिज को बना के ही जाते हैं। और ये बच्चे अपने बुक्स अपने हैंड में लेके जाते हैं, अपने हाथों में। जैसा आप देख सकते हैं ये पतला सा ब्रिज बनाया गया है और पानी जो है वो घुटनों तक होता है, जिसकी वजह से बच्चे ये बांस के ब्रिज को बना के स्कूल तक जाते हैं। देख रहे हैं आप कितना डेडिकेशन है बच्चों पे कि वो पढ़ने के लिए इस पतले से ब्रिज को भी क्रॉस करके जा रहे हैं और वो स्कूल पहुंच जाते हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी कंडीशन में रहें, कैसा भी सिचुएशन है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। और उसको लेके आप सिंपैथी नहीं लीजिए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका क्या है। ये चीज़ें आप मैटर नहीं करती है, पढ़ाई आप कहीं भी कर सकती हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में जो होता है मोस्टली पहाड़ों वाला जगह होता है और रिवर होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो ट्रॉली होती है वो यूज़ की जाती है। बच्चे जो यूज़ करते हैं, ट्रॉली यूज़ करते हैं घर जाने के लिए। तो यहाँ पे लद्दाख में देख रहे हैं ये, इसको हम लद्दाख को, आपको पता है लेह लद्दाख को हम ठंडा डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे ट्रॉली यूज़ की जाती है। ट्रॉली जो बना है ना, ट्रॉली वुड का बना होता है, एक बॉक्स होता है। एंड जो बच्चे होते हैं रिवर को क्रॉस करके, ये रिवर है अगर नीचे बह रहा है तो इसी ट्रॉली के हेल्प से बच्चे स्कूल तक जाते हैं। और इसकी ट्रॉली, जो ये ट्रॉली है एक रोप पे बंधी होती है, एक रस्सी होती है बड़ी मोटी सी, आयरन की रोप होती है। एंड इसी में आपका ट्रॉली लटका होता है। आपने मोस्टली देखा होगा अगर किसी टेम्पल पे विजिट करते हो तो ये ट्रॉली आपको हेल्प करती है टेम्पल तक ले जाने के लिए, जो नहीं जा सकते हैं। एंड ये रॉक्स यहाँ पे ये जो रोप होता है ना, ये इसको पेड़ से बांध दिया जाता है बहुत टाइटली, कि ताकि वो बच्चे हैं, रिस्क नहीं लिया जा सकता है, तो उसको टाइटली बांध दिया जाता है। और इसी में ये ट्रॉली जो रोप है इसी में लटका दी जाती है, जो कि लकड़ी की बनी होती है। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस ट्रॉली में एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, इसमें 4 से 5 बच्चे ही बैठ सकते हैं एक ट्रॉली में एक बार। एंड उसके बाद ये आपका इसी ट्रॉली की हेल्प से बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज आपको जनरली आपने देखा होगा, अगर आप लैंड एरिया या फिर ऐसी जगह रहते हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा रिवर के ऊपर सीमेंट ब्रिज बनाया जाता है। चाहे बनारस गए हो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस टाइप के जो ब्रिज होते हैं, इस टाइप के जो पुल होते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, नदियाँ होती हैं, उनके ऊपर ये बनाया जाता है। और ये सीमेंट के बने होते हैं, इसीलिए हम इसको सीमेंट ब्रिज कहते हैं। सीमेंट के बने होंगे, ईंटों के बने होंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा आयरन रॉड्स होते हैं, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग होगा बेस जो होता है। और इस पे बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, बच्चे भी जाते हैं, तो ये सीमेंट ब्रिज होता है। तो आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ पे रिवर बड़ा सा, जैसे गंगा अगर मान लीजिए बनारस में, आपने देखा होगा कि ट्रेन के जाने के लिए फिर एरोप्लेन ऊपर जाता है, इस तरीके की वीडियो पिक्स वायरल होती रहती है। तो जहाँ भी इस तरीके का आपके आसपास वाली जगह भी होगा तो वहाँ पे ये पुल बनता है इस टाइप का। ओके, नेक्स्ट आते हैं वल्लम। वल्लम जो होता है ये केरला में यूज़ किया जाता है, एक प्रकार का बोट होता है।
लकड़ी का बोट होता है, नाव होती है लकड़ी की, इसी की हेल्प से बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है कैमल कार्ट। कैमल आपको पता है ऊँट को मतलब रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ऊँट रेगिस्तान में पाए जाते हैं जहाँ पे मतलब चलना बहुत मुश्किल होता है रेत में। तो यहाँ पे बच्चे कैमल कार्ट का यूज करते हैं, जो कि कैमल लगा होता है, जैसे हम कहते हैं ना बुल कार्ट होता है, या फिर जो बैल वाली बैलगाड़ी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ये होता है बुलक कार्ट। या फिर यहाँ पे कैमल कार्ट होता है, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत होता है, वहाँ पे बहुत गर्म होता है। और यहाँ पे रेगिस्तान की वजह से जो बच्चे हैं यहाँ पे इसी जो कैमल कार्ट है इसी की हेल्प से स्कूल जाते हैं। और कैमल यहाँ पे सर्वाइव इसीलिए कर पाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडोप्टेशन होती है बॉडी की। मतलब अगर कोई एनिमल किसी जगह रह रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एडोप्टेशन होती है उस इन्वायरमेंट को लेके, तभी तो वो सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे गर्मी वाली जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट बुलक कार्ट की अभी मैं बात कर रही थी। बुलक कार्ट आप सभी ने बचपन में देखा होगा, पहले गाँव में होता था। तो जहाँ पे विलेज होते हैं ना, गांव में जो प्लेन्स एरिया होते हैं, मैदानी क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम इवन मैंने भी अभी भी देखा है, मूवी वगैरह की शूटिंग होती है तो आपको देखने को भी मिलता होगा। तो यहाँ पे बुलक कार्ट का यूज़ किया जाता है। बुलक कार्ट यहाँ पे बैलगाड़ी की हेल्प से यहाँ पे बच्चे उस पीछे लकड़ी का लगा होता है, उसी में बैठ के जाते हैं। और यहाँ पे जब भी बारिश या फिर बहुत ज़्यादा धूप होती है तो बच्चे अम्ब्रेला भी कैरी करते हैं साथ में, जैसा कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो प्लेन्स वाली जगह पे होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र जैसे हमारे जगह जैसे मतलब यूपी में अगर आप कहीं पे हैं तो आपको ये जनरली देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है जुगाड़। नाम ही इसका जुगाड़ है, जो कि गुजरात में फेमस है, गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात के बच्चे कैसे जाते हैं, एक ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम होता है ये जुगाड़। ठीक है, अभी हम वही पढ़ रहे हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट है जो बच्चे यूज़ करते हैं गुजरात में, उसको हम जुगाड़ कहते हैं। जब ये चलता है ना तो ये फटफट की आवाज़ करता है, इवन बुलेट जो है वो भी फटफट की आवाज़ करता है। तो ये बच्चे यही कह रहे हैं कि ये फटफट की आवाज़ या साउंड निकालता है। और जो इसका फ्रंट होता है, बिकॉज ये मोटरसाइकिल जैसा दिखता है, तो ये मोटरसाइकिल है, इसकी वजह से फटफट की आवाज़ करता है। और पीछे इसका लकड़ी का बना एक ये प्लैंक्स होता है, नहीं मतलब सॉरी, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं प्लैंक्स ऑफ वुड, यानी लकड़ी से बना होता है ये पीछे का जो ये कैरियर है जिसमें बच्चे जा रहे हैं। ये गुजरात में जुगाड़ नाम रखा है, जैसे जुगाड़ वाला चीज़ ही है ये, इसमें जुगाड़ लगाया गया है, पीछे इस तरीके से बना दिया गया है और आगे मोटरसाइकिल है, तो नाम भी जुगाड़ वाला ही है। ओके, जंगल में जो जहाँ पे जंगल एरिया होता है वहाँ पे बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घना जंगल क्रॉस करना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। तो कुछ जगह इतना घना होता है ना जंगल में कि वहाँ पे सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, और बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, बहुत सन्नाटा होता है उस जगह पे। और वहाँ पे ज़्यादातर सुनने को मिलता है बर्ड्स के साउंड, अदर क्रिएचर्स होते हैं जो भी जंगल में रहते हैं उनके साउंड सुनने को मिलता है। तो बच्चों को जंगल भी क्रॉस करके जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो बर्फ़ वाली जगह जहाँ पे स्नो होता है, मूविंग ऑन द स्नो। तो जहाँ पे बर्फ़ गिरती हैं तो वहाँ पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा उनके लिए। सो सी हाउ वी रीच स्कूल, यहाँ पे वही बच्चे बता रहे, देखिए हम कैसे स्कूल जा रहे हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, ये बहुत ज़्यादा स्नो बिछा होता है, एक चादर बिछी होती है, उसी पे चल के बहुत दूर तक जाते हैं। ये जाने के लिए क्या करते हैं, सभी बच्चे अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं, सभी एक दूसरे का हाथ होल्ड कर लेते हैं। अगर कहीं भी अगर स्नो जो है ये बर्फ़ कहीं भी सॉफ्ट होगा, बहुत मुलायम होगा, तो इनका जो फीट होता है उसमें सिंक हो जाता है, धंस जाता है अंदर। और कभी कभी क्या होता है, बर्फ़ जब जम जाती है तो ये गिर भी जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे जाते हैं। और ये नॉर्दर्न हिल्स एरिया जहाँ पे होता है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, वहाँ पे इस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं। रॉकी पास मतलब उत्तराखंड में जहाँ पे पहाड़ होंगे और
वहाँ पे बच्चे कैसे जाते हैं, तो जो बच्चे माउंटेन्स में रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, तो उनके जो रोड होते हैं ना बहुत अनइवन होते हैं, मतलब जैसे हमारे साइड मान लीजिए जैसे आप जहाँ पे होंगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं होते होंगे, तो रोड भी होते प्लेन्स नहीं होते हैं, तो प्लेन्स नहीं होता, पूरा सरफेस एकदम प्लेन नहीं होता है, तो पहाड़ों जैसा होता है, अनइवन सरफेस होता है। तो वहाँ पे बच्चे इसी तरीके से स्कूल जाते हैं रॉक्स को क्रॉस करके। ये उत्तराखंड का दिखाया गया, ठीक है। ओके, नो पनिशमेंट, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था जिस जो कि 2009 में, उसमें बच्चों को पनिशमेंट देना यानी फिजिकल या कोई भी मेंटल हरासमेंट जो है वो उसे इलीगल माना गया था, ठीक है। और इसी एक्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था उसमें एक सेकेंड, हाँ, इसमें यही यही बात है यहाँ पे जो दिया है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे यही कहा गया है कि बच्चों को पनिशमेंट देना, कोई भी मेंटल पनिशमेंट या कोई भी ऐसी पनिशमेंट जिससे बच्चे को कुछ भी नुकसान हो, तो वो एक इलीगल होता है, गैर कानूनी होती है, इससे सजा भी हो सकती है आपको। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये टॉपिक है कि ईयर्स कैसे होते हैं, कान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ईयर्स कैसे होते हैं, कान कैसे होते हैं, इसमें हम बर्ड्स के, एनिमल्स के कान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने जैसा सुना होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें कान हमें विजिबल होते हैं यानी दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हिडन होता है यानी बिल्कुल हमें दिखता नहीं है लेकिन वो होता कान जरूर है, ठीक है। तो बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ हिज हेड। तो बर्ड्स की जो चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, उनके जो कान होते हैं दोनों साइड छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब कान जैसे हमारे हैं वैसे तो नहीं होते लेकिन छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं कह सकते हैं, बोथ साइड मतलब हेड के दोनों साइड होते हैं। और ये जो होल्स होते हैं ना ये फेदर से कवर होते हैं, इसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं, और इनकी हेल्प से ही बर्ड सुनाई देता है, बट बर्ड्स को सुनाई देता है, क्लियर। अब इसी तरीके से लिजर्ड जो है, छिपकली होती है, उसके भी छोटे छोटे होल्स होते हैं हेड पे, मतलब हेड के साइड में। ये भी क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं रेप्टाइल्स में, मतलब रेप्टाइल्स इन द केस लिजर्ड में होता है, छिपकली में होता है, तो उसके में भी ये ईयर्स होते हैं, तो उसी के थ्रू ये सुनते हैं। क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होते हैं उनमें भी मतलब ईयर्स होते हैं, उनके भी कान होते हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते इजली, ठीक है। ओके, एक और जो टॉपिक है जिसमें कहा जाता है कि जिसके कान जिस एनिमल्स या क्रिएचर्स हैं उनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, तो मतलब वो क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं, यानी मतलब वो डायरेक्टली क्या होता है, यंग वन जैसे आपने डॉग में देखा होगा पपीज़ वगैरह, तो एग लेइंग नहीं होते हैं, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है, दोज एनिमल हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ऐसे एनिमल जिनके कान को आप देख सकते हो और जिनकी बॉडी पे हेयर होता है, बाल होता है, वो क्या करते हैं, दीज एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओके, तो वो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, अपने जैसा ही बेबी बनाते हैं, लेकिन वो अंडे नहीं देते हैं, मतलब एग लेइंग नहीं होते हैं। एंड दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, यानी जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान हमारे जैसे बाहर नहीं दिखाई देते हैं, एंड और उनकी बॉडी पे कोई भी बाल नहीं होता है, एंड दीज एनिमल ले एग्स। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं, ऐसे क्रिएचर्स जो होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो होते हैं वो अंडे देते हैं, वो भी पैरस होते हैं अगर कहे तो, और वीवी पैरस वो होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, क्लियर। तो ये ईवीएस के टॉपिक में है, तो बच्चों को समझाने के लिए इस तरीके से बताया गया है। ओके, छोटा सा टॉपिक है एडल्ट एलिफेंट के बारे में, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं। एलिफेंट जो होते हैं, हाथी होते हैं, वो 100 किलो मतलब से ज़्यादा पत्ते खा सकते हैं, ठीक है।
एक दिन में, ठीक है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करते, जो हाथी हैं वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सोते हैं। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। एलिफेंट पानी, क्योंकि इनकी बॉडी को ठंडक मिलती है तो वो मिट्टी और पानी के साथ खेलना पसंद करते हैं। द मर्ड कीप्स देयर स्किन कूल। और ये जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो मिट्टी होती है ना वो उनकी बॉडी को कूल करता है। जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं, जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, वो फ़ैन की तरह काम करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं। और इन्हीं ईयर्स को वो फ्लैप करके हिला के अपने आप को कूल करते हैं। और जो हम ईवीएस पढ़ रहे हैं उसमें एक एलिफेंट था, वो नंदू जिसका नाम था, उसके बारे में बताया गया था। और उसमें एलिफेंट हर्ड के बारे में बताया गया था, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी बताया गया था। तो एक हर्ड जो होता है, हाथियों के झुंड को हर्ड कहते हैं। हर्ड होता है उसमें बेसिकली फीमेल्स होती हैं लेकिन मेल्स भी होते हैं। मेनली फीमेल्स होती हैं और उसमें बेबी एलिफेंट होते हैं जो बच्चे होते हैं। एंड द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। और जो सबसे ओल्डेस्ट होती है, जब सबसे ओल्ड होती है, जो सबसे ज़्यादा बूढ़ी हथिनी होती है ना, वो झुंड की क्या होती है, लीडर होती है, नेता होती है। एंड अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। ये बहुत पूछा जाता है। तो एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती है और यंग वंस होते हैं जो उनके बेबीज होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ड टिल दे आर 14 to 15 year olds। तो जो मेल एलिफेंट होते हैं ना, जो मेल हाथी होती है, वो झुंड में 14 से 15 साल ही रहते हैं। जब मतलब 14 से 15 साल तक रहते हैं। उनकी जो एज होती है 14 या 15 साल की हो जाती है तब तक वही रहते हैं। उसके बाद से वो क्या करते हैं, उनको झुंड छोड़ना होता है, वो अकेले चले जाते हैं। तो 14-15 साल की उम्र तक वो रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। तो इस चैप्टर में जो नंदू था वो भी क्या करेगा, जब ओल्ड हो जाएगा यानी 14-15 से ऊपर हो जाएगा तो उसको भी झुंड छोड़ना पड़ेगा, ये बताया गया था। बाकी ये देख सकते हो कि इसमें स्नेक के बारे में बताया गया है कि जो स्नेक चार्मर होते हैं, जो सपेरा होते हैं, इनको पकड़ते हैं और इनको अपने बास्केट में रखते हैं। और यहाँ पे गोरिल्ला का बताया गया है, ये सर्कस में यूज़ किया जाता है। हॉर्स का बताया गया है और ये बहुत तेज़ दौड़ता है, आप सभी को पता है। मंकीज़ का बताया, इनको भी सर्कस में यूज़ किया जाता है। एंड म्याओ म्याओ जो करती है आप सभी को पता है, इससे फेमिलियर होंगे, कैट होती है। और चिल्ड्रन इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसको मिल्क भी देते हैं, इसको मिल्क बहुत पसंद है। बाकी गुटुरगु आपको पता है क्या करता है, वो पिजन जो कबूतर होता है, और इसको लोग दाना भी देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम खेजड़ी ट्री के बारे में, यानी खेजड़ी का जो पेड़ है ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है। ये डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ पे पाया जाता है। और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना पानी के मतलब ग्रो कर जाता है, इसलिए तो रेगिस्तान वाली जगह पे पाया जाता है। इसके जो छाले या बार्क जो होते हैं वो मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। एंड पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। इसके फ्रूट को बीन्स जो होते हैं उसको खाते हैं। its wood is such that it will not be affected by the insect। इसका जो लकड़ी होता है इस तरीके का होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उसको अफेक्ट नहीं कर पाते, कीड़े नहीं लग पाते इस पर। और इस एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं इसके पत्ते को भी खाते हैं, खेजड़ी का जो पेड़ होता है। और बच्चे जो होते हैं इसकी छाया में बैठते हैं। तो इस पेड़ के बारे में आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, इसकी लंबाई, इसकी गहराई, तो वो अलग हम पढ़ेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में यहाँ 2009 के बारे में और बताया गया है। ये जो है ये बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है कि सभी जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा। ओके, अब हम बात करेंगे सोशल इंसेक्ट के बारे में। सोशल इंसेक्ट को हम सामाजिक कीट भी कहते हैं। सोशल इंसेक्ट का मतलब सामाजिक कीट होते हैं। तो इसमें हम पहले तो हनी बी के बारे में पढ़ेंगे, यानी मधुमक्खियाँ जो होती हैं आपने देखा होगा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बी हाइव, जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता जिसे जैसे हम कहते हैं हिंदी में,
तो उसमें एक क्वीन होती है, यानी जो रानी बी होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है, वो अंडे देती है, ठीक है। देयर आर, बस रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, क्वीन बी ही अंडे देती है, बाकी कोई भी अदर फीमेल नहीं देती है, क्योंकि जो वर्कर होती है ना वो भी फीमेल होती है लेकिन अंडे नहीं देती हैं। तो बस इन्हीं मतलब रानी का ही काम होता है अंडे देना, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। एंड देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, तो बस जो मेल्स होते हैं कुछ ही मेल्स होते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होना, इनका कोई काम नहीं होता, बस इनका काम है रिप्रोडक्शन में हेल्प कराना, रिप्रोड्यूस करना, मतलब मेल फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए ये होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ जो होती हैं फीमेल होती हैं वो वर्कर होती हैं, जैसे मादा हिंदी में कहते हैं, मादा मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती हैं किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में, तो जो कि वर्कर होती हैं, बहुत ज़्यादा वर्कर होती हैं। एंड दीज, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वर्कर मधुमक्खियाँ घूमती रहती है, तो यही वर्कर जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं पूरे दिन। एंड दे मेक द हाइव, ये जो वर्कर भी होते हैं ना, हाइव जो मधुमक्खी का छत्ता है वो बनाती हैं, जिस तरीके से बना होता है। और जितने भी बेबी हैं, बेबी बीज होते हैं, मधुमक्खी के जो बच्चे होते हैं उनकी केयर भी करती हैं ये मादा वर्कर। एंड दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, और ये नेक्टर की खोज में, जिस पे ये फीड करती हैं क्वीन के लिए, ये नेक्टर भी ढूंढती हैं और नेक्टर कलेक्ट भी करते हैं डिफरेंट फ्लावर से, और हनी बनाने के लिए, और जो भी क्वीन है उसको फीड करने के लिए, मतलब उस पर फीड करे, उसलिए वो इकट्ठा करते रहते हैं। when वन बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर, और कोई भी, अगर कोई भी मधुमक्खी है जो उसको मिल गया अगर कोई फूल वाला पौधा नेक्टर के लिए, तो एक प्रकार के ये डांस भी करती हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से बनाती रहती हैं। तो ये दो प्रकार से डांस करती है, एक तो वैगल डांस होता है, एक राउंड डांस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिया नहीं गया है, तो वो आपको लिखना नहीं है। एंड द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, अगर वर्कर नहीं होती तो इनका हाइव नहीं बन पाता, ठीक है, और ना ये कोई खाना खा पाता, ना कोई पी पाता, और इवन ये रक्षा भी करती हैं, डिफेंस के लिए भी काम करती हैं। तो बिना वर्कर के कोई भी हनी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो जितने भी मधुमक्खियां हैं वो भूखी रह जाती है अगर ये वर्कर नहीं होते। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर, तो मेल का कोई काम नहीं होता, बस रिप्रोडक्शन में हेल्प करना होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो आंट्स होती हैं, चींटियाँ जो हैं वो भी एक सोशल एंड मतलब सोशल इंसेक्ट है, वो ग्रुप में रहती हैं लाइक हनी बीज। एंड द क्वीन आंट लेज द एग, और इसमें भी जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। एंड जो सोल्जर होते हैं ना, जो सिपाही चींटियाँ होते हैं, वो गार्ड करती हैं, वो गार्ड करती हैं जो भी आंट्स हैं उनको, और नेस्ट को, जो उनका छत्ता घोंसला बना होता है समझ लीजिए। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड, और जो वर्कर होती हैं वो हमेशा बिजी रहती है फूड को ढूंढने में, और ताकि वो जो नेस्ट बनाया है उस तक लेके आएँ। अब नेक्स्ट बात करेंगे टर्माइट्स जो होती हैं, जिसे दीमक कह सकते हैं, जो वाइट आंट होता है, और वास्प जो होती हैं, जो वास्प होते हैं वो भी इसी तरीके से ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। एक ऐसा जो है वो स्पाइडर है, स्पाइडर जो है ये इनको ग्रुप पसंद नहीं है, अकेले रहती हैं, ठीक है, ये अकेले रहती है, इनको कोई ग्रुप नहीं चाहिए, ये कहती है मैं अकेले रहूँगी, मैं अकेले सब कर सकती हूँ, ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, ये अपना काम खुद करती हैं, ये ग्रुप में नहीं रहती, ठीक है। तो इंसेक्ट तो सभी ग्रुप में मोस्टली रहते हैं, जैसे अभी मैंने इतना बताया। तो ये सोशल इंसेक्ट के अंदर नहीं आती है स्पाइडर, जो मकड़ी होती है, ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, किसी पे डिपेंड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका लोकेशन या प्लेस के बारे में पूछा जाता है, आपसे लोकेशन पूछ दिया जाता है कि किस डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये लोकेशन आप प्लेसेस के बारे में जान लीजिए। देखिए, गांधी धाम कहाँ पे है, गांधी धाम भी गुजरात में है, अहमदाबाद तो गुजरात में है, ये वलसाड भी गुजरात में, वलसाड और गांधी धाम हमेशा याद करके चाहिए आप, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है कि दिल्ली से गांधी धाम जाने के लिए आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। कोझिकोड जो है आपको पता होगा, जो वास्को डिगामा है कोझिकोड यही कलिकट में ही आया था। तो जब 1498 भारत की खोज जिसने की है, तो इसी टाइम आया था, ये केरला में है, ठीक है, क से केरला कोझिकोड, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये सारे आपको याद करने, क्योंकि आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, और डायरेक्शन पूछा जाएगा जब आपको पता रहेगा, तभी तो आप इस प्लेस की डायरेक्शन बता पाएंगे मैप में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ एरिया कुछ जगह हैं, हाँ जैसे मैड गाँव कहाँ पे है, मैड गाँव पूछा जाता है तो मडगांव या मडगांव कहाँ, मडगांव क्या है वो गोवा में है, ठीक है, गोवा, ये भी याद करिए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज, जो स्पोकन लैंग्वेज है स्टेट की, वो मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला में। कोंकणी जो होती है गोवा में बोली जाती है, और मराठी तो महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ जो होते हैं कर्नाटका में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं कोट्याम कहाँ पे है। कोट्याम जो एक प्लेस है ये केरल में है, ये केरला में एक कोट्याम एक प्लेस है वहाँ है, तो ये भी प्लेस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लंगूर के बारे में, ठीक है, लंगूर के बारे में। तो ये मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देकर चौकन्ना कर देता है। क्लियर। अब हम श्रीनगर के घर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर इसमें मैं पूरा कंप्लीट नहीं करा पाती हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। श्रीनगर के घर के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे जो घर होता है पहाड़ों में होता है और पानी में होता है, पानी में, पर्वतों में, पत्थरों में घर होते हैं यहाँ पे जनरली। इन घर पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं जिसे खत्मबंद कहते हैं। तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। घर के बारे में मैचिंग ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने जहाँ तक पेपर में देखा है। तो हाउस बोट की बात करें तो हाउस बोट यहाँ पे देखिए, एक पहाड़ों में घर होता है तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे पानी में कैसा घर होता है, द हाउस बोट जो होता है ये यहाँ पे बनाया जाता है। ये 80 फीट लंबी और इसकी जो चौड़ाई होती है ये 8 से 9 फीट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो बोट होता है, डोंगा बोट भी यूज़ होता है झेलम नदी में, डल झील में मिलती है श्रीनगर में। और यहाँ लकड़ियों से सुंदर डिजाइन होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कई कमरे होते हैं, डोंगा बोट जिसे कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं और छत पर एक डिज़ाइन बनता है जिसे अभी मैंने बताया कि इसे खत्मबंद कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे, कश्मीर के घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छत होता है। तो यहाँ पे जो खिड़कियाँ होती हैं उनको डैब कहा जाता है और गेट को मेहराब कहा जाता है। तो ये याद कर लीजिए कि कश्मीर के घर जो होते हैं पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छत होती है, ठीक है, ताकि जो बर्फ़ वगैरह गिरे तो वो नीचे स्लॉपिंग वाली रूफ होती है ताकि वो नीचे सरक जाए, ठीक है, नीचे खिसक जाएगा इधर से। और यहाँ पे जो खिड़कियाँ होती है उसको डैब कहा जाता है और गेट को हम मेहराब कहते हैं, ठीक है। अब हम हाथी के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ऊपर मैंने पूरा डिटेल में बताया है, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कीचड़ में खेलना पसंद करती है, मिट्टी में शरीर को ठंडक मिलता है। इसके पंख, जो ईयर्स होते हैं, पंखे जैसे कान होते हैं जो कि गर्मी में हिलाकर हवा करते हैं। और इनके 3 महीने का बच्चे का जो वजन होता है 200 किलोग्राम होता है। ये जो मैंने अभी नहीं बताया वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो 3 महीने के बच्चे का जो वजन होता है 200 किलोग्राम होता है। और हाथी 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया। ये बहुत कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा कम रेस्ट लेते हैं। और झुंड में 10 से 12 हथिनी होती है जो फीमेल होती है, बाकी उनके बच्चे होते हैं। और जो सबसे ओल्डेस्ट होती है वो नेता होती है। और 14 से 15 वर्ष के बाद जो मेल एलिफेंट होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेजर्ट ओक के बारे में, ठीक है, जो रेगिस्तानी ओक होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और 10 से 12 फीट की ऊंचाई होती है इसकी, यानी मीटर में बात करें तो 3 से 4 मीटर लगभग होता है। और पत्तियां बहुत कम होती है क्योंकि देखिए, रेगिस्तान वाली जगह जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो उनकी पत्तियां बहुत कम होती है क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर लॉस ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी लॉस होता है। तो पानी के लॉस को बचाने के लिए क्या होते हैं, पत्तियाँ मॉडिफाइड हो जाती हैं या फिर बहुत पतली पत्तियाँ होती है, बहुत कम पत्तियाँ होती है। क्लियर। जड़ें जो होती हैं बहुत गहराई तक होती हैं। जड़ें जो होती है 250 से 300 तक फीट तक जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है। तने में जल होता है और जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है। इस पेड़ की जड़ों की जो लंबाई होती है इस पेड़ की लंबाई के लगभग 30 गुनी होती है। तो जड़ों की लंबाई ज़्यादा होती है जबकि ऊपर का पोर्शन होता है कम होता है। तो ये स्टेटमेंट वाला पूछा जाता है, पूरा एज इट इज़ आपको उठा के दे दिया जाएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन वाला नंबरिंग चूज़ करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रोटॉन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रोटॉन प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो ये पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, यानी सिग्नल देते हैं ये। और जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, जड़ें जो होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं जाती है इसकी। और जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने और झड़ने लगती हैं,
ठीक है। तो ये सिग्नल देती है, मतलब जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां क्या है, सूखने लगती है और झड़ने लगती हैं। तो ये एक प्रकार का इंडोर प्लांट कंसीडर किया गया है। और इसको बहुत, क्योंकि इसको बहुत मॉडरेट सनलाइट की आवश्यकता है, यानी आप खिड़कियों के पास इसको रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूर्य की किरणें आती हों। ओके, अब हम बात करेंगे जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों के बारे में। तो पालक जो है ये जल्दी खराब हो जाता है, केला भी जल्दी खराब हो जाता है, और फूल गोभी जो है, टमाटर है, खीरा है, अंगूर है, बैगन, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। बहुत दिनों तक चलने वाले जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया। प्याज तो बहुत दिन तक चलता है, आलू भी बहुत दिन तक चलता है, नाशपाती भी चलता है, अदरक भी आपका 1-2 हफ्ता तो चल ही जाता है, चीकू का भी वही है, 1 हफ्ते के अंदर चल जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख नृत्य और डांस के बारे में, ठीक है। जो वो स्टेट है उसके डांस क्या है वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो चोंग डांस जो है नागालैंड में होता है, और मुखौटा जो डांस होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसको याद करने के लिए अरुण मुखौटा पहना है, तो अरुण इंसानी मुखौटा पहनेगा तो ये याद कर सकते हो इस ट्रिक से। छऊ डांस मिलता जुलता है, झ झ, तो झारखंड में होता है। और गढ़वाली डांस तो देवभूमि उत्तराखंड में होता है, ठीक है, देव का गढ़ होता है। भरतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु में होता है। यक्षगान जो है कर्नाटक में होता है। कथक आपका उत्तर प्रदेश है, और कथकली जुड़ गया तो कली से केरल, ठीक है, तो कथकली आपका केरल में होता है। मिड डे मील के बारे में बात करें तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। इसका नाम बदल के अभी पीएम पोषण योजना कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना, और ये वर्तमान में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, ये मैंने ऐड किया है। अब हम बात करेंगे जो एज इट इज़ आपका क्वेश्चन आता है कि दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था, तो 1930 में, 1930 में। और इसमें गांधी जी ने क्या कहता है, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी, तो नमक कानून तोड़ा था, तो ये 1913 में आपका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो इसमें जो लोग थे उन लोगों की संख्या थी 78, और गांधी जी के जो करीबी साथी थे वो महादेव देसाई थे। और ये जो यात्रा शुरू की गई थी दांडी यात्रा, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक की यात्रा की गई थी ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर रही हूँ, आप थोड़ा सा पॉज करके कर सकते हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो इनके जो पिता थे ये गुजरात से थे, और इन्होंने 360 किलोमीटर दूर स्पेस पर ये गई थी, और 6 महीने से ज़्यादा स्पेस पर इन्होंने समय बिताया था। सबसे लंबे समय तक ये स्पेस पे रहने वाली महिला हैं। और स्पेस पे क्या होता है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि इन्होंने बताया था कि फ्लोट करते हैं स्पेस पे लोग, कि यहाँ पे कंघी करने की आवश्यकता ही नहीं होती, बाल उठते रहते हैं, तैरते रहते हैं, समझ लो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर अपना कदम रखा था। कब रखा था, 1969 में। दूसरा कदम भी इन्हीं ने ही रखा था, अगर कहा जाए तो पहला कदम दूसरा कदम इन्हीं का था 1969 में, ठीक है। और भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं यहाँ पे ऐड करा दे रही हूँ आपको। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं, ठीक है। अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे होते हैं, क्योंकि जो भारत है वो अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। झूम खेती या झूम फार्मिंग के बारे में पूछा जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वी राज्य में होता है, ये इधर वाला राज्य जो है, तो ये पूर्वी राज्य में होता है, विशेषकर मिजोरम में होता है झूम की खेती, ठीक है। ये फसल कटने के बाद, मतलब क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद ये खेत को छोड़ देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, जब उसमें बांस जंगल उग जाते हैं तो उसे जला दिया जाता है, और जो कि खाद की तरह काम करते हैं। खेती के समय जोतते नहीं, यानी जुताई नहीं होती है, बल्कि मिट्टी को हिलाकर फसल बोते, थोड़ा थोड़ा हिलाकर, जुताई नहीं होती है। एक ही खेत में अलग अलग फसलें बोते हैं, और फसल की कटाई के बाद ये लोग क्या करते हैं, चिराव डांस, जिसे बांस डांस भी कहते हैं, ये मिजोरम में होता है, तो फसल काटने के बाद ये लोग करते हैं, ठीक है। अब हम पोस्टल कोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोस्टल कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, पिन का फुल फॉर्म पूछ लिया तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ये इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 में। इसमें 6 डिजिट्स होते हैं, 6 अंक होते हैं, और एरिया की जानकारी के लिए पिन होता है, जैसे कि आप किस एरिया में रह रहे हैं ये बताया जाता है। आपने फॉर्म भरा होगा, तो आप अभी केवीएस का फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी पिन पूछा जाता है, पिन आप भर देते हो। अब हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक में हम किस किस फूड को प्रिजर्व कर सकते
सकते हैं, तो ये खाद्य परिरक्षण कहते हैं जिसे। तो आम को हम बचाने के लिए, यानी लंबे समय तक हम यूज कर सके, इसके लिए हम आम का अचार बना के रख देते हैं। करेला और नींबू का भी अचार बना के हम इसको बहुत दिनों तक रख सकते हैं। आंवला का मुरब्बा बना के, साबूदाना और आलू का पापड़ बना के हम क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों तक रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। जबकि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, जैसे कि दूध से पनीर बनाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो लंबे समय तक नहीं, एक दिन के अंदर ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट टाइगर के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइगर जो होता है, बाघ जिसे कहते हैं, अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है और इसकी मूछें जो होती है हवा में कंपन को भाप लेती है, जिससे शिकार का पता चल जाता है। यूरिन जो इलाका होता है, मतलब यूरिन से ये अपने इलाके को मार्क करते हैं, मूत्र से अपने इलाके को मार्क करते हैं और मौके के अनुसार आवाज़ भी बदलते हैं। 3 किलोमीटर तक गुर्राने की इनकी आवाज़ पहुंच सकती है और कान अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। हवा में पत्ते व शिकार में अंतर कर सकते हैं, ये हवा में पत्ते और शिकार का इनको अंतर पता है। नेक्स्ट हम आबू धाबी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपका पेपर कल है तो आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा कि यहाँ की जो भाषा है वो अरबी भाषा है और पानी की कमी बहुत होती है, या रेती मतलब रेगिस्तान ज़्यादा है। तेल बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है यहाँ पर रेत के टीले या पहाड़ पाए जाते हैं और यहाँ की करेंसी जो है दिरहम है, बहुत पूछी जाती है कि यहाँ की करेंसी जो है दिरहम है। और खजूर का पेड़ अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, ये पढ़ के जाइएगा अगर आपका एग्जाम कल है तो। रेड के बारे में पढ़े तो इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो चूहों में देखने की जो क्षमता होती है कम होती है और सूंघने का टेस्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें दांतों की वृद्धि कम करने के लिए चीज़ों को ये कुतरते रहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, अगर इसकी जगह अगर गिलहरी आती है तो आप गिलहरी भी लगा सकते हैं। अगर गिलहरी ऑप्शन में नहीं होती तो आप रेड्स लगा सकते हैं, ज़्यादातर हम गिलहरी लगाएंगे, लेकिन रेड कभी कभी रेड दे देता है तो आप वो लगा सकते हैं। डॉग्स के बारे में भी पूछा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा पढ़ ले, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो जो कुत्तों की गलियां होती हैं, जहाँ जिस स्ट्रीट्स में वो रहते हैं, अपनी जगह उनकी अपनी अपनी जगह बनी होती है। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे पहचानता है, वो यूरिन या जो मल मूत्र होता है उसकी गंध से पहचान जाता है कि इसके इलाके में कोई बाहर से कुत्ता आया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मतलब ऐसी सब्जियां जो हमारे देश में बाहर से लाई गई हैं, बहुत पूछी जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, कल पूछा जरूर जाएगा ये। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये हमें साउथ अमेरिका से मतलब इंडिया में लाया गया है। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये तीनों पढ़ के जाइएगा। गोभी और मटर को यूरोप से लाया गया है, गोभी और मटर को यूरोप से लाया गया है। कॉफ़ी और भिंडी को अफ्रीका से लाया गया है, सोयाबीन को चाइना से लाया गया है। बाकी जो चीज़ें हैं भारत में बनी हैं, बैगन, मूली, करेला, पालक, आम, केला, संतरा, ये भारत की ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफाइड जो प्लांट पार्ट है उसको जो हम खाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जड़ जो है, जो प्लांट का फूड स्टोरेज होता है उसको हम खाते हैं। तो जड़ में आपका गाजर हम खाते हैं, ये जड़ में आता है। मूली भी जड़ में आता है, सलजम भी, बीट रूट भी, स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंद कहते हैं, ये भी जड़ के अंदर आता है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब जो तना है, स्टेम है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, उस फूड स्टोरेज को हम खाते हैं, जो तना कहलाता है। आलू जो है स्टेम के अंदर आता है, आलू क्या एक स्टेम है, स्टेम को खाते हैं, तना खाते हैं। हल्दी, गन्ना, केसर, प्याज, अदरक इसी के अंदर आता है। पत्तियाँ जो हम खाते हैं, पालक, धनिया, कोरिएंडर, स्पिनाच, ये खाते हैं। फूल जो हम फ्लावर खाते हैं उसमें कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये फूल के अंदर आता है। अब इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि आपका मैचिंग में पूछा जाएगा, जनरली आप देख लीजिएगा, कल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सहजन के फूल की सब्जी ये मुंबई में बनती है, ठीक है। केला के फूल की सब्जी केरल में बनती है, क से केला, क से केरल, ठीक है। कचनार की फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनती है, तो ये तो जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। भारत की प्रमुख जनजातियाँ, लास्ट ईयर एग्जाम में आपका गद्दी जनजाति के बारे में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की जनजाति के बारे में, तो ये पढ़ के जाइएगा। चौगम्बा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, बकराल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और थारू जो होती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। नागा से नागालैंड, लुसाई जो है वो मिजोरम में पाई जाती है। गद्दी जनजाति के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, हिमाचल प्रदेश पूछा गया था लास्ट ईयर। अब हम पारंपरिक कलाएं पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चित्रकाठी जो है महाराष्ट्र में फेमस है। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश में, कपड़ों के ऊपर ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है कलमकारी में। फड जो है, फड एक कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है जो कि राजस्थान में की जाती है। जामदानी बुनाई जो होती है पश्चिम बंगाल में की जाती है। पटोला बुनाई जो है वर्ली, एक सेकेंड,
हाँ एक सेकेंड, इसको एक बार कट कर दीजिए। हाँ, वर्ली चित्रकारी जो है ये महाराष्ट्र में की जाए, वर्ली पेंटिंग जिसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है दीवारों पे। और बंदाना डिज़ाइन जो है राजस्थान और गुजरात में किया जाता है। अब हम क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ के बारे में पढ़ेंगे। और जो कि मगरमच्छ क्या है, एक रेप्टाइल होता है यानी सरीसृप होता है। ये अंडे देता है और इसके छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, होल्स होते हैं, अभी मैंने ऊपर बात की, जो कि दिखाई नहीं देता है। बर्ड्स के बारे में बात करें तो ये सिर्फ अंडे देने के लिए क्या करती है, घोंसला बनाती है और उसके बाद वो छोड़ देती है। एक समय दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। और आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, ये पूछा जाता है, तो इसकी पुतली नहीं घूम सकती। पंख उड़ने और शरीर को गर्माहट और के लिए छोटे छोटे कान होते हैं, इनके छोटे छोटे कान होते हैं। और पंख जो होते हैं उड़ने के लिए होते हैं और शरीर को गर्माहट करने के लिए होते हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो ये जेट्रोफा प्लांट से प्राप्त किया जाता है और बनने में सालों लग जाते हैं, इतना जल्दी नहीं बनता है। पेट्रोलियम की बात करें तो ये तरल गंध गहरे रंग का होता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तरल गंध गहरे रंग का होता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है। और रिफाइन के बाद एलपीजी, मिट्टी का तेल, कैरोसिन या तेल कोलतार बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के जो क्लासेस हैं, मतलब जो जो टॉपिक रह गया है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो मे बी कल मॉर्निंग या फिर रात में ही प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। इसी का पार्ट है, क्योंकि इतनी वीडियो लंबी हो जा रही थी तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। तो हाफ मैं आज अपलोड कर रही हूँ और कल आप देख लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना। और पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है, जो भी आएगी जो भी आंसर आएगा आप आराम से देना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो अच्छे से पढ़ के जाना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप एकदम अच्छे से करके जाना। ऑल द बेस्ट अगेन।